नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमर साथ। आज बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा संस्कृति से लेकर सुरक्षा पर केंद्रित रहा। शाह 7 फरवरी को रायपुर पहुंचे, जहां निजी होटल में रात्रि विश्राम किया। 8 फरवरी को नक्सलवाद पर हाई लेवल मीटिंग लेकर सुरक्षा रणनीति पर मंथन किया। इसके बाद राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में शामिल होकर नीति और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। 9 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित बस्तर पंडुम में शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि बस्तर की पहचान बारूद से नहीं बल्कि उसकी समृद्ध संस्कृति से है। अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद का तेजी से सफाया हो रहा है और सरेंडर करने वाले नक्सलियों को कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन स्कूल और अस्पताल जलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शाह के दौरे पर कांग्रेस ने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद का सफाया अच्छी बात है, किंतु बस्तर अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। इससे कैसे निपटेंगे और नक्सल मुक्त होने पर बस्तर के आदिवासियों के जल जंगल जमीन का क्या होगा, इसका कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। आपको बता दें कि नक्सलवाद के सफाए की अमित शाह की ओर से डेडलाइन 31 मार्च तय की जा चुकी है। अब भी 200 खूंखार नक्सली बस्तर में घूम रहे हैं। क्या डेडलाइन से पहले इन नक्सलियों का सफाया होगा और बस्तर में बढ़ते अपराधों को कैसा रोका जाएगा? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। छत्तीसगढ़ में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का प्रवास हुआ है और उनका जो फोकस रहता है नक्सलवाद और लॉ एंड ऑर्डर दोनों के लिए रहता है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बात चुभती है क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान 5 साल न उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर में ध्यान दिया, न नक्सलवाद को ठीक करने के लिए उन्होंने कोई कार्य किया। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो दोनों मिलकर कार्य कर रही है उसका परिणाम आना शुरू हो चुका है। नक्सलवाद लगभग खात्मे की ओर है। नक्सली सरेंडर बड़ी मात्रा में करते हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या उसका हश्र होता है, क्योंकि सरगुजा में बहुत सारे बातें कही गई थी और आज सरगुजा को देख करके जो वीरानी सरगुजा में छा गई है वो अब बस्तर में भी लोग इस प्रकार की चीज़ें आकलन करने लगे हैं। अब वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन 3 दिन हर महीने अमित शाह जी यहाँ आते हैं, अच्छी बात है। और हो सकता है बाकी की चीज़ें तो वही जानेंगे, लेकिन एक तरफ जहाँ बस्तर में नक्सलवाद समाप्त हो रहा है तो उधर छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में जो अपराध का गढ़ बन रहा है उसमें समीक्षा जरूर एक बार होनी चाहिए, क्योंकि खुद सरकार के आंकड़े हैं कि हर 4 दिन में 6 मर्डर होते हैं। ये कोई हमारे आंकड़े तो है नहीं। तो जब वो पूरे देश के गृह मंत्री हैं तो एक केवल बस्तर छत्तीसगढ़ का इलाका है ऐसा तो नहीं है। यहाँ देखिए आप, रोज़ इतनी बद से बदतर स्थिति हो गई है, तो इसमें भी शायद वो उनको ध्यान नहीं दिलाए होंगे, ऐसा लगता है। नहीं तो जरूर समीक्षा तो करते हैं। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। रितेश मोहरे जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, रिंकी पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मनीष वोरा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सवालों की शुरुआत रितेश जी आपके साथ। देखिए, 3 दिवसीय दौरा हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिनों के लिए आते हैं। 3 दिनों में उन्होंने कई ऐसे काम किए और कई ऐसे कार्यक्रमों में वो शामिल हुए जिनका उनका पहले से प्रस्तावित था कि देखिए इन कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। लेकिन इसमें नक्सलवाद के खात्मे को लेकर और फिर से अपराध को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या जो हाई लेवल मीटिंग की गई है, क्या सिर्फ उसमें बस्तर का ही ध्यान दिया गया है या पूरे छत्तीसगढ़ में किस तरह से शांति और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे? क्योंकि एक तरफ आप नक्सलवाद के खात्मे की बात करते हैं तो दूसरी तरफ सरकार इन्वेस्टमेंट लाने की भी बात करती है। रितेश जी। सभी दर्शकों को नमस्कार और मनीष भैया और हमारे साथी पैनलिस्ट को नमस्कार है। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं, बहुत ही हर्ष का विषय है कि देश के ऐसे पहले गृह मंत्री है जो लगातार किसी ऐसे राज्य का दौरा कर रहे हैं जहां नक्सलवाद हमेशा अपनी चरम सीमा पर रहा है और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर प्रतिबद्ध है।
और आप देख रहे हैं कि पिछले महीने उसके भी पहले गरियाबंद धमतरी में नक्सली वहां पर जीरो हुए हैं, और सरगुजा में भी यहाँ खात्मे खत्म हुए हैं। बस्तर जो क्षेत्र अभी कुछ बचे हुए हैं, कल ही मैंने देखा आपके समाचार चैनल के माध्यम से कि बहुत सारे नक्सली अभी सरेंडर हुए। तो ये बहुत बड़ा अच्छा विषय है कि अगर देश की कोई सरकार या फिर राज्य सरकार मिलकर किस प्रकार की कोई जॉइंट ऑपरेशन चला रही है, और हमारे पुलिस जवान जो है वहां पर सीआरपीएफ है या फिर और भी जो है नक्सली मूवमेंट को लेकर के उनके दबाव बन रहा है लगातार, वो मारे भी जा रहे हैं और उनके नेता भी मारे जा रहे हैं, और नक्सली जो है मुख्य धारा में जुड़ने का काम कर रहे हैं। जो मुझे अभी आज आंकड़ा मिला है, 3,000 से ऊपर जो है नक्सली जो है लगभग जो है सरेंडर किए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात जो बात उठ रही है कांग्रेस की ओर से, तो क्योंकि इनके कांग्रेस के नेता 50 साल जब देश के अंदर राज किए, जब यहाँ पर झीरम घाटी जैसा बड़ा कांड होता है तो इनके नेता पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करते। उसी समय इस प्रकार का जॉइंट ऑपरेशन होना था जिसके कारण नक्सल मुक्त हो जाता, आज बस्तर विकास की राहत की ओर होता। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की तो आदत हो गई है कि जब कोई विकास की बात होती है या नक्सल खत्मे की बात होती है, तो उस पर सियासत करना और जनता को प्रभावित करने का काम नहीं करती है। बात अपराध स्थानीय स्तर की जो बात हो रही है कि रोज प्रमोद दुबे जी कह रहे थे, मैंने देखा कि रोज 6 मर्डर हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे कांग्रेस सरकार में। तो ये आंकड़ा तो आता ही नहीं था क्योंकि एफआईआर नहीं होती थी। मुझे याद है हम्म। रायपुर में कई सारी घटनाएं थी जो एसपी कार्यालय में जब उस यहाँ के इनके सीपा सलाहकार हुआ करते थे प्रशांत अग्रवाल, एफआईआर के लिए तो एफआईआर में लिखी नहीं जाती थी, जमीन की कब्जा होते थे तो मिलती थी। आज हमसे एफआईआर हो रही है, अपराध पकड़े जा रहे हैं, इनको सजा मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इनके कथनी और करनी में अंतर है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है स्पष्ट है कि हम अपराध मुक्त और नक्सल मुक्त इस प्रदेश को हम बनाएंगे, और मार्च का जो हमारा जो वादा है निश्चित रूप से वो साकार होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए रितेश जी, ये सवाल उठना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि आपकी जो डेडलाइन है वह हर बीतते दिन के साथ लगभग डेडलाइन की तरफ ही बढ़ रही है। मतलब काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो चुका है और कुछ ही समय में काउंटडाउन खत्म भी हो जाएगा। तो फिर आपके पास डेडलाइन भी नहीं बचेगी, इसलिए भी ये सवाल खड़े होने लाजमी है। रिंकी जी, आपके पास आना चाहूंगा। और रितेश जी ने यह कहा कि जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो कांग्रेस हमेशा सवाल खड़े करती है। अब अगर हम नक्सलवाद के खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, हालांकि रितेश जी ने एक आंकड़ा गिनवाया 3,000 का कि 3,000 अब तक जो है सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन आंकड़े पर कितना ध्यान दिया जा सकता है ये इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि रोज ही आंकड़े बदल रहे हैं। कोई नक्सली कहीं पर सरेंडर कर देता है, जानकारी उसकी बाद में निकलकर सामने आती है, तो आंकड़े लगातार जो है बदलते चले जा रहे हैं। फिर भी इसमें अगर नक्सलवाद के खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं तो दिक्कत क्या है, रिंकी जी? देखिए, हम्म। सबसे पहली बात तो इन्होंने जो कहा कि आखिरी दौरा माना गया है, इनका डेडलाइन 31 मार्च, ठीक। तो हम्म। आखिरी दौर मैं पहले तो ये कहूंगी कि आखिरी दौरा तभी माना जाएगा जब बस्तर में डर नहीं होगा, डर का नहीं दिखाई देगा, उसका उसका भरोसा ये कायम करेंगे तब। दूसरी हम्म। बात कि आज गृह मंत्री जी का जो छत्तीसगढ़ दौरा था, तो इन्होंने आज नक्सलवाद खत्म करने की और एक तारीख दे दी। कौन सी? 31 मार्च 2026। लेकिन सवाल ये भी है कि तारीखें तो पहले भी दी गई, हम्म। लेकिन जमीन पर भरोसा कब बनेगा? और इन्होंने 90% नक्सल मुक्त की बात कही, इलाका नक्सल मुक्त है, ये बात बोली ना इन्होंने। तो हम्म। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये समझाइए इन्हें, बोलिए कि अगर 90% इनका नक्सल मुक्त है क्षेत्र, तो शहीद क्यों हो रहे हैं अभी हमारे जवान? हम्म। बस्तर के आदिवासी आज भी डर के माहौल में क्यों रहना पड़ रहा है उनको? अगर 90% हो गए हैं तो बताएं, नक्सलवाद सिर्फ केवल बंदूक की समस्या नहीं है, ये भरोसे की, विस्थापन की, रोजगार की एवं संवाद की विफलताओं का नतीजा है ये। हम्म। तो कांग्रेस पर उंगली उठाते हैं, तो देखिए कांग्रेस मानती है कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन सीआरपीएफ भेज देने से शांति नहीं आती है। हम्म। शांति आएगी रोजगार से, सम्मान से, स्कूल से, अस्पताल से, उनको सुरक्षा देने से, वहां के विकास से। और ये कांग्रेस की बात करते हैं। हम इनको बता दें, इनके जो गृह मंत्री दो प्रकार की बातें करते हैं। उन्होंने गलत बयानबाजी की है आकर के, वो अपनी बात को और अपने बयान को भूल गए हैं क्या? आप चंगालिए और देखिए 5 अप्रैल 2021 का उनको मीडिया को दिया गया बयान, देखिए आप उनका कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने भूपेश बघेल की हर दौरे पे तारीफ की है नक्सलवाद को लेकर के। हम्म। उन्होंने स्वयं कहा है मीडिया में अपनी बयान देकर के उन्होंने कहा है कि भूपेश सरकार केंद्र सरकार के साथ मिल करके नक्सलवाद को खत्म करने का प्रयास कर रही है, नक्सलवाद को खत्म करने का लगातार पिछाड़ने का प्रयास कर रही है, लगातार
पिछाड़ी है। उन्होंने खुद का खदेड़ा है नक्सलवाद को। भूपेश सरकार की उन्होंने इतनी तारीफ की है और आज वो अपने बयान से मुकर रहे हैं। आज वो कांग्रेस पर उंगली उठा रहे हैं। राज्य की नक्सली घटनाओं पर 80% तक की कमी आई है। उन्होंने ये बयान दिया था 5 अप्रैल 2021 को, कह दे कि वो झूठ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने स्वयं कहा था उस टाइम पे कि छत्तीसगढ़ नक्सलवादी पैकअप की ओर है छत्तीसगढ़ में। तो ये सब क्या गलत है? कांग्रेस ने क्या किया है इसके बारे में अगर पूछे तो मैं बताऊंगी क्या क्या किया है कांग्रेस ने अपने टाइम पे, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया। अपने बहुत कम कार्यकाल, जैसे शुरुआत हुई कार्यकाल की वैसे ही उन्होंने ये सारे कार्य शुरू कर दिए थे। वो अपनी बात करते हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। उनके पास उनका भरोसा तक नहीं बना पा रहे हैं वो। ठीक है। और जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो जल जंगल जमीन में पहला हक अगर वो कारपोरेट को देते हैं, पहला हक अगर उनका कारपोरेट पर है तो बता दें कि आदिवासी न्याय की मांग किससे करेगा? बिल्कुल ठीक है। ठीक है रिंकी जी, वापस आते हैं, हम इस विषय पर बात करेंगे कॉरपोरेट को लेकर। मनीष जी, मैं आपके पास एक सवाल के साथ आना चाहूंगा कि जैसा अभी कहा और आरोप भी लगते थे कि भूपेश सरकार या भूपेश बघेल के कार्यकाल में जो इंटरनल इंटेलिजेंस था, जिसका अब हम खासा असर देख पा रहे हैं, चूंकि कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, तो जो इंटरनल इंटेलिजेंस होता था सुरक्षा बलों का, वो बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाता था, जिसको लेकर रिंकी जी तो कह रही हैं कि पहले भाजपा तारीफ करती थी कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, अब बुराई की जा रही है। इसे आप कितना ठीक मानते हैं मनीष जी? देखिए, एक बात तो सच है कि नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जिसके समाप्ति को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने बड़ी गंभीरता से प्रयास किया है। उसको चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। यदि आज बात इस बात को लेकर के हो रही है कि क्या सही था क्या गलत है, इंटरनल इंटेलिजेंस की जो बातचीत हो रही है, तो इंटरनल इंटेलिजेंस जो सरकार को मिलता है उसके आधार पर ही सरकार और पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी रणनीति बनाता है, सुरक्षा बल अपनी रणनीति बनाते हैं और उसके आधार से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो इंटरनल इंटेलिजेंस मुझे लगता है कि जिसकी बात हो रही है कि भूपेश बघेल की सरकार में उतना सफल नहीं था, तो मुझे लगता है ऐसी स्थितियां नहीं थी। काम उस समय भी हो रहा था, उस समय जो योजनाएं बनी थी उसका भी परिणाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस वो दल है जिसने नक्सलवाद का सबसे बड़ा दल खेला है। तो नक्सलवाद को लेकर के कांग्रेस का जो अपना एक एटीट्यूड है, कांग्रेस जिससे काम करती रही है, विकास की जो धारा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की सरकार में 72 में रही है, उसके आधार पर आज ये स्थितियां बनकर के आ रही है। और अभी वर्तमान की यदि बात करें तो वर्तमान में नक्सलवाद को लेकर के जो स्थितियां हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसके साथ साथ वो तमाम क्षेत्र प्रदेश जहां पर नक्सलवाद की समस्या है उसे लेकर के यूनिफाइड कमांड बना करके जो काम किया गया उसके आधार पर आज ये स्थितियां निर्मित हो रही है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर के सीधे तौर पर कहा जाता है कि नक्सली या तो मुख्य धारा में शामिल है या गोली खाने को तैयार है। तो किस प्रकार की भाषा से बात करना, मतलब राजनीतिक शक्ति का जो परिचय भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिया है, उससे बड़ा असर जो है नक्सलियों पर पड़ा है। और यूनिफाइड कमांड बना करके जो चारों तरफ से नक्सलियों को घेरा गया है, उसके बाद नक्सलियों ने बड़ी मात्रा में सरेंडर किया है और कुछ का इनकाउंटर किया गया जो बड़े बड़े नक्सली है उनका। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये तौर पर बताती है कि नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर के सरकारें निश्चित रूप से गंभीर थी, मगर राजनीतिक राजनीतिक शक्ति बताने का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और राज्य सरकारों ने किया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ध्येय दोनों तरफ से दिखाया गया है। रितेश जी, जैसा अभी रिंकी जी ने सवाल खड़ा किया था कि मान लीजिए कि नक्सलवाद को आप बिल्कुल उस पर अंकुश लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं और अंकुश लगा भी देते हैं, लेकिन एक बार अंकुश लगाने के बाद क्या, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिर आपको और ज्यादा करनी पड़ेंगी। इसके साथ ये भी एक सवाल खड़ा होता है, कांग्रेस सवाल खड़ा करती ही है कि जल जंगल जमीन का क्या, आदिवासी क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के रखा जाता है। ऐसे में क्या बाहरी इंटरफेरेंस आएगा नहीं आएगा, इसे लेकर कैसे स्थिति साफ करिएगा, क्योंकि आप विकास के साथ साथ भरोसा भी जीतना चाहेंगे उन इलाकों में लोगों का। जी बिल्कुल। पहले इनकी एक सवाल उन्होंने किया था कि गृह मंत्री ने 5 अप्रैल 2021 को जब 5 राज्यों की यहाँ ज्वाइंट मीटिंग थी, आपको बता दें वो ज्वाइंट मीटिंग थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड, वो महाराष्ट्र और उड़ीसा, ऐसे ज्वाइंट मीटिंग थी। उस समय उन्होंने मीडिया में बयान दिया था कि
भूपेश सरकार और छत्तीसगढ़ में और केंद्रीय रिजर्व बल मिल करके यहाँ पर जॉइंट ऑपरेशन चला रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार का इसमें बड़ा पूरा सहयोग मिल रहा है। ये पूरा बयान का मैं पूरा स्टोरी आपको बता देना। दूसरी बात, उसके बाद 3 महीने के बाद एक मीडिया में आता है कि स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की जो पुलिस जवान उनके बीच तालमेल नहीं बैठा, जिसका नक्सल खात्मे के लिए बहुत ही दिक्कत आ रही है। तो ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी उसमें पैदा हुआ था। उस समय राज्य सरकार ही कंट्रोवर्सी पैदा करने का काम किया था। तीसरी बात, अभी आपके सवालों जवाब, नक्सलवाद खात्मे की ओर ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाचार पत्रों आपके चैनल के माध्यम से आ रहा है और ये बिल्कुल सामाजिक रूप से भी इसको दिखाया जा रहा है कि आज 4-5 राज्यों में ही 4-5 जिलों में ही आज नक्सलवाद जो है सिमट के रह गया है, वो भी अब खात्मे की ओर है। और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने जो बयान दिया, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हो रही है और नक्सली टूट रहे। आज देख रहे हैं कि बस्तर में लगातार सरकार के जन कल्याणकारी योजनाएं कार्यक्रम हो रहे हैं। बस्तर पंडुम हो रहा है, वहाँ स्थानीय खेल रोजगार के विषय को लेकर बातचीत हो रही है। वहां पर अभी जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है, वहां जन सुनवाई चल रही है। मुझे लगता है कि ये सारे जो विषय हैं, नक्सल खात्मा और ये विकास, ये अभी आने वाले समय में, क्योंकि अभी रायपुर से लेकर के विशाखापट्टनम एक 4 लेन बनने की ओर है, जहां से व्यापार के लिए बहुत अच्छा रास्ता खुलेगा। तो ये सीधा सीधा है कि बस्तर के लोगों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। वहां के स्थानीय रोजगार, जल जंगल जमीन की जो बात कर रहे हैं, केवल कांग्रेस हमेशा 50 साल मुद्दा बना करके उनको जो सुरक्षा के नाम पे जो पैसा बिल्कुल, बिल्कुल। हमने जो कहा है वो करने के दिखा रहा है। मनीष वोरा जी ने जो कहा, ये बिल्कुल इस बात पे तथ्य है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। कुछ कमियां और खामियां हो सकती है, जिसको हम पूरा करने की वो प्रयासरत है। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, हम बिल्कुल बस्तर बहुत अच्छा विकसित एक क्षेत्र दिखने मिलेगा। वहाँ के आदिवासी को कोई हनन नहीं होगा, वहाँ के लोगों का रोजगार का भी व्यवस्था होगा, वहाँ के जल जंगल जमीन उनको बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस नेताओं के पास अब कोई काम नहीं रहेगा। वो केंद्र से लेकर के सरपंच तक की चुनाव हार चुके हैं। तो अब वो केवल भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार को केवल निशा दिखाने का काम करने के लिए मीडिया में बयानबाजी कर रहा है। अगर ऐसा ही कुछ है तो ये आंदोलन प्रदर्शन क्यों नहीं करते? मैं ठीक है, रितेश जी 90% की बात करती है, जो 90% की बात कर रही है वो 100% झूठ है, ये भी हम बता दें। तो धमतारी और गाजियाबाद में तो खत्म हो गया। रिंकी जी बात ऐसी है, रिंकी जी अकेले सुनिए यहाँ रिंकी जी बात सुनिए। आपने आरोप लगाए, आपने सवाल पूछे, आपको पूछने दिए। चूंकि जब सरकार या फिर प्रशासन किसी भी बात का दावा करता है तो ऐसा नहीं कि भाई अकेले में दावा कर लेता है कि ऐसा हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। जब भी कोई जिला नक्सल मुक्त घोषित किया जाता है या कुछ भी प्रेस रिलीज किया जाता है तो वो सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में होता है। आपको अगर कोई चीज गलत लगती है तो आप उसके खिलाफ सवाल उठा सकते हैं। अभी 3000 का आंकड़ा दिया रितेश जी की ओर से, आप भी एक आंकड़ा दे सकते हैं, आप भी आरोप लगा सकते हैं, आपको किसी ने रोका नहीं है। लेकिन आप अगर ये कहें कि 90 में से 10% नहीं है, सब झूठ है, तो ये ऐसे पूरा सत्य या पूरा झूठ तो नहीं चल पाएगा ना। 90% की बात जो कर रहे हैं ना, ये 90% की बात ये जो कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों? तो फिर आज ये अगर बोलते हैं 90% हो चुका है, तो फिर आज भी बस्तर संवेदनशील क्यों है? आज भी क्यों है ये बताइए। करने की बात कर रही है रिंकी जी, बस्तर को ही संवेदनशील एरिया को ही मुक्त करने की बात कर रही है। ये तो कांग्रेस सरकार में पाली पोषित स्थिति क्यों? आपको याद होगा जब इंदिरा जी की सरकार थी तब से ये स्थिति पैदा हुई है, ये कोई नया नहीं है, है ना? जब पश्चिम बंगाल के अंदर नक्सलवादी जब आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी थी? यहाँ पर प्रश्न की बात करेंगे तो मैं भी प्रश्न करूंगा कि नक्सलवाद को जन्म देने वाली सरकार किसकी थी? पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी से जो आंदोलन चालू हुआ था किसकी थी? बस्तर में जो ये स्थिति पैदा हुई किसकी थी? आपकी सरकार पूरी तरह प्रवीण चंद्र भरदेव की हत्या कैसे हुई? ये सरकार की बहुत सारी बातें हैं। और भूपेश सरकार के समय में स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के बीच में कंट्रोवर्सी क्यों था? आज ये स्थिति अच्छी है, क्यों हो रहा है? सरकारों को अच्छा काम कर रही है। ठीक है रिंकी जी, ठीक है। चूंकि मनीष जी लगभग समय 20 मिनट लगभग चर्चा हो चुकी है और मैं इसमें एक चीज नोटिस कर रहा था। मनीष जी, मैं आपके पास सवाल के साथ आ रहा हूं कि कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से इस पूरी चर्चा में कहीं भी झूठे एनकाउंटर का कोई भी आरोप नहीं लगाया गया, जो कि पिछले समय में भयंकर जो है आरोप लगते थे कि झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, आदिवासियों को पकड़कर मार दिया जा रहा है, झूठे उन्हें घेर लिया जाता है और सुरक्षा बलों की ओर से उन्हें मार दिया जाता है।
तो आपको क्या लगता है मनीष जी, ये झूठे एनकाउंटर अब होने बंद हो गए हैं या पहले भी झूठे नहीं होते थे, या क्या स्थिति है? कुछ समझ में नहीं आता, चूंकि या तो बात नहीं चल रही है, जनता मान नहीं रही है इस तरह की बातों को। मनीष जी देखिए, जहां तक आपने सवाल किया झूठे एनकाउंटर को लेकर के, तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के जो चीजें हैं वो निश्चित रूप से पहले इस प्रकार के आरोप लगातार लगते थे कि निर्दोष आदिवासियों को सरकार जो है वो प्रताड़ित कर रही है, उनको एनकाउंटर में उनकी हत्याएं कर रही है। इस प्रकार के सवाल निश्चित रूप से उठते थे, लेकिन वर्तमान में जो इनकाउंटर्स हुए हैं उन इनकाउंटर्स में उन नक्सलियों को मारा गया है जो दुर्दांत नक्सली थे, जिनके ऊपर में सरकार की तरफ से, चाहे वो कोई भी सरकार रही है, सरकारों की तरफ से बड़े बड़े 10-10 लाख 1-1 करोड़ के इनाम जिन नक्सलियों के ऊपर घोषित किए गए थे, ऐसे नक्सलियों को इनकाउंटर किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये क्योंकि घोषित रूप से वो नक्सली ही थे, इसलिए उनके ऊपर सवाल उठने का कोई स्थान नहीं रहता। इसलिए मुझे लगता है इस प्रकार की कोई बात निकल करके नहीं आ रही है। और इसके पहले जो बातें निकल कर जाती थी उसमें जो इनकाउंटर होते थे या जो मुद्दे होती थी, उसमें सामान्य जो नक्सली छोटे रहते हैं, छोटे स्तर के जो नक्सली रहते हैं, उन लोगों के साथ इनकाउंटर होता था, तो उनके आइडेंटिफाई करने का कोई प्रमाणित वो नहीं था कि ये नक्सली है, कि ये गांव के लोग हैं या आदिवासी है। इस प्रकार से किसी भी चीज को प्रमाणित करने का कोई आधार नहीं था। अभी जो इनकाउंटर हो रहे हैं उसमें निश्चित रूप से आधार है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड है और निश्चित रूप से उन्होंने बड़ी बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जो हताहत हुए हैं, लोगों की मृत्यु हुई है। तो उसके बाद में ये स्थितियां, मुझे लगता है इसलिए इस प्रकार के कोई आरोप वर्तमान में सरकार पर नहीं लग पा रहे हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने पहले भी कहा कि देखिए, यह भी एक अपने आप में जिगर की बात होती है कि आप किसी बात को खत्म करने के लिए सरकार में रहते हुए डेडलाइन किसी चीज की तय करें, ये अपने आप में बड़ी बात है। और केंद्र और राज्य सरकारों ने नक्सलवाद जैसी बड़ी समस्या को खत्म करने के लिए डेडलाइन तय करी, उस डेडलाइन के हिसाब से काम चालू किया और उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बिल्कुल, इच्छा शक्ति की जो आपने बात कही मनीष जी, इच्छा शक्ति की जो आपने बात कही वो अपने आप में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम नक्सलवाद को ना लें, किसी और भी बात को ले लें, तो एक हम लक्ष्य तय करते हैं और उस तक पहुंचने के लिए फिर जो हमारे बस में हो सकता है हम वो करते हैं, लेकिन एक लक्ष्य हमें दिखना भी तो चाहिए इसके लिए। बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात कही मनीष जी आपने, चूंकि समय हमें इतनी ही चर्चा की अनुमति देता है। रितेश जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, रिंकी जी बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, मनीष जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार सरकार आगे बढ़ रही है, जहां यह कहा तो जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आखिरी दौरा उस संदर्भ में कि नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन आ गई है और 31 मार्च को डेडलाइन खत्म भी हो जाएगी, इस संदर्भ में कहा जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि क्या उससे पहले एक आध बार और केंद्रीय गृह मंत्री का चक्कर लगता है छत्तीसगढ़ में, या ये डेडलाइन तक नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है। सवाल कई हैं और आने वाले समय में देखना होगा कि नक्सलवाद कब तक खत्म हो पाता है। हालांकि ये डिबेट तो और चर्चा तो चलती ही रहेगी कि किस तरह से कौन सी परिस्थितियां कब बनेंगी, कैसे उन पर पार पा पाएगी सरकार, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।